प्यारे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों, अब हम सेक्शन 3 के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमायोग्राफी ईएमजी और मस्कुलर डिसऑर्डर्स। डेफिनेशन। इलेक्ट्रोमायोग्राफी मसल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की स्टडी है। इलेक्ट्रोमायोग्राम मसल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफिकल रजिस्ट्रेशन एक ग्राफ पर रिकॉर्ड होता है। इलेक्ट्रिकल मायोग्राफिक टेक्निक। इलेक्ट्रोमायोग्राम को रिकॉर्ड करने के लिए कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या पॉलीग्राफ का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज रिकॉर्ड करने के लिए दो तरह के इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल होता है। एक सरफेस इलेक्ट्रोड या स्किन इलेक्ट्रोड, इसका यूज पूरी मसल की एक्टिविटी को समझने के लिए होता है। नीडल इलेक्ट्रोड्स, इसका यूज एक सिंगल मोटर यूनिट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए होता है। इलेक्ट्रोमायोग्राम। इलेक्ट्रोमायोग्राम का स्ट्रक्चरल बेसिस मोटर यूनिट होता है। एक मोटर यूनिट के एक्टिवेट होने से जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बनता है उसे मोटर यूनिट पोटेंशियल कहते हैं। ये 5 से 8 मिलीसेकंड्स तक रहता है और इसका एम्पलीट्यूड 0.5 मिलीवोल्ट होता है। ज्यादातर ये मोनोफेजिक यानी एक ही डायरेक्शन वाला वेव होता है। पूरी मसल से रिकॉर्ड किया गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल छोटा होता है अगर फोर्स की कंट्रैक्शन कम हो। जब फोर्स बढ़ती है तो बड़े पोटेंशियल्स मिलते हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मोटर न्यूरॉन्स की रिक्रूटमेंट यानी शामिल होना होता है। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमायोग्राम। ईएमजी के फायदे। इलेक्ट्रोमायोग्राम न्यूरोमस्कुलर बीमारियों के डायग्नोसिस में काम आता है जैसे मोटर न्यूरॉन लीजन्स, पेरिफेरल नर्व इंजरी और मायोपैथीज। डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। मायोपैथी। मायोपैथी एक मस्कुलर डिसऑर्डर है जिसमें मसल फाइबर की खराबी यानी डिसफंक्शन की वजह से मसल में कमजोरी आ जाती है। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? मायोपैथीज अक्वायर्ड यानी बाद में हुई या जेनेटिकली डिराइव्ड यानी वंशानुगत हो सकती हैं। इन बीमारियों में नर्वस सिस्टम शामिल हो भी सकता है और नहीं भी। स्केलेटल मसल्स की कुछ कॉमन बीमारियों के नाम हैं। 1. मस्कुलर डिस्ट्रोफी। 2. मसल टोन से जुड़ी बीमारियां। 3. फिब्रिलेशन और डीनर्वेशन हाइपरसेंसिटिविटी। 4. माइस्थीनिया ग्रेविस। 5. लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। 6. मैकार्डल डिजीज। 7. माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी। 8. नेमालीन मायोपैथी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक ऐसी बीमारी है जिसमें मसल फाइबर्स धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं बिना नर्वस सिस्टम के इन्वॉल्व हुए। ज्यादातर ये हेरिडिटरी यानी खानदानी होती है। मसल्स खुद को दोबारा नहीं बना पाती जिसके नतीजे में लगातार कमजोरी बढ़ती है और मरीज व्हीलचेयर तक पहुंच जाता है। आखिरकार मौत हो जाती है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी के कॉमन टाइप्स डुशेन और बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी हैं। डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये एक्स क्रोमोसोम में डिस्ट्रोफिन नाम के जीन प्रोडक्ट की गैर मौजूदगी यानी एब्सेंस की वजह से होता है। डिस्ट्रोफिन सार्कोलेमा यानी मसल सेल की दीवार की मजबूती यानी स्टेबिलिटी के लिए जरूरी होता है। इस बीमारी में मसल फाइबर्स का डीजेनरेशन और नेक्रोसिस यानी सेल्स का मरना होता है। खत्म हुए मसल फाइबर्स की जगह फैट और फाइब्रस टिश्यू ले लेते हैं। इसका कॉमन सिम्टम मसल की कमजोरी है। कई बार मसल्स का साइज बढ़ जाता है जिसे सूडो हाइपरट्रोफी यानी नकली सूजन कहते हैं। गंभीर हालतों में सांस लेने वाली मसल्स कमजोर हो जाती हैं जिससे ब्रीदिंग में दिक्कत और मौत हो सकती है। बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी। बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। यह डिस्ट्रोफिन की मात्रा यानी क्वांटिटी में कमी या उसमें बदलाव यानी ऑल्टरेशन की वजह से होता है। इस डिसऑर्डर के कॉमन फीचर्स हैं पैरों और पेल्विस की धीरे धीरे बढ़ती कमजोरी, काफ मसल्स की सूडो हाइपरट्रोफी, चलने में दिक्कत, थकान और मेंटल रिटार्डेशन। अब हम मसल टोन से जुड़ी बीमारियों को समझते हैं। डिजीजेस इन्वॉल्विंग मसल टोन। हाइपरटोनिया। हाइपरटोनिया या हाइपरटोनिसिटी एक मस्कुलर बीमारी है जिसमें मसल टोन बढ़ जाता है और मसल स्ट्रेच यानी खींचने के लायक नहीं रहती। कॉजेज कारण। हाइपरटोनिया अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में होता है। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के दौरान लोअर मोटर न्यूरॉन्स यानी स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद गामा मोटर न्यूरॉन्स पर से इनहिबिशन यानी रोक टोक खत्म हो जाती है। इस वजह से लोअर मोटर न्यूरॉन की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिसके नतीजे में हाइपरटोनिया होता है। बच्चों में हाइपरटोनिया सेरिब्रल पैल्सी यानी ब्रेन डैमेज की वजह से परमानेंट डिसऑर्डर से जुड़ा होता है। यहां भी मोटर पाथवे असरअंदाज होता है। ऐसे बच्चों में अक्सर बोलने और भाषा यानी स्पीच एंड लैंग्वेज में देरी होती है और कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी होती है। हाइपरटोनिया और स्पास्टिसिटी। हाइपरटोनिया स्पास्टिसिटी से जुड़ा हो सकता है पर यह स्पास्टिसिटी के साथ या उसके बिना भी हो सकता है। स्पास्टिसिटी एक मोटर डिसऑर्डर है जिसमें लगातार कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मसल्स में अकड़ यानी स्टिफनेस आ जाती है। हाइपरटोनिसिटी स्पास्टिसिटी के मुख्य लक्षणों में से एक है। हाइपरटोनिसिटी की वजह से होने वाले पैरालिसिस को स्पास्टिक पैरालिसिस कहते हैं।
हाइपरटोनिया में पैसिव मूवमेंट यानी बाहरी जोर से हिलाना के प्रति रेजिस्टेंस होती है और ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती, जबकि स्पास्टिसिटी में अचानक होने वाली पैसिव मूवमेंट के प्रति रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है, यानी जितनी तेजी से मूवमेंट होगी रुकावट उतनी ही मजबूत होगी। हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया एक मस्कुलर बीमारी है जिसमें मसल का टोन कम हो जाता है। इसमें मसल का टोन या तो कम हो जाता है या पूरी तरह खत्म हो जाता है। मसल खींचने पर बहुत कम रेजिस्टेंस दिखाती है। मसल ढीली यानी फ्लैसिड हो जाती है और इस हालत को फ्लैसिडिटी कहते हैं। कॉजेज, कारण। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। हाइपोटोनिया का मुख्य कारण लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है। हाइपोटोनिसिटी के साथ होने वाले पैरालिसिस को फ्लैसिड पैरालिसिस कहते हैं और इससे मसल्स धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। हाइपोटोनिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम की खराबी, जेनेटिक डिसऑर्डर्स या मस्कुलर डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकता है। हाइपोटोनिया से जुड़ी क्लिनिकल कंडीशंस: डाउन सिंड्रोम यानी शारीरिक और सीखने की कमजोरी, मायस्थीनिया ग्रेविस, कर्निक टेरस यानी बच्चों में जॉन्डिस की वजह से ब्रेन डैमेज, कंजेनिटल सेरेबेलर एटैक्सिया यानी तालमेल की कमी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरविटामिनोसिस डी, रिकेट्स, इन्फेंट बॉट्यूलिज्म यानी टॉक्सिन की वजह से पैरालिसिस। मायोटोनिया। मायोटोनिया एक कंजेनिटल यानी पैदाइशी बीमारी है जिसमें वॉलंटरी काम बंद करने के बाद भी मसल लगातार कॉन्ट्रैक्ट रहती है और बहुत धीरे धीरे रिलैक्स होती है। इस बीमारी का मुख्य फीचर मसल की अकड़ यानी स्टिफनेस है, जिसे कभी कभी क्रैम्प्स भी कहा जाता है। मसल रिलैक्सेशन में देरी होती है। धीरे रिलैक्सेशन वाली ये स्टिफनेस चलने, किसी चीज को पकड़ने और चबाने जैसे साधारण कामों में भी दिक्कत पैदा करती है। लगातार कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मसल्स बड़ी यानी हाइपरट्रोफी हो जाती है। मायोटोनिया बचपन के शुरुआती या बाद वाले सालों में शुरू होता है और ये प्रोग्रेसिव यानी वक्त के साथ बढ़ने वाला नहीं होता। कॉज, कारण। मायोटोनिया सार्कोलेमा में मौजूद चैनल प्रोटीन्स के जीन्स में म्यूटेशन यानी बदलाव की वजह से होता है। ऐसे डिसऑर्डर्स को चैनलोपैथीज कहते हैं। टाइप्स: आई, बेकर टाइप मायोटोनिया या जनरलाइज्ड मायोटोनिया। ये थॉमसन टाइप से ज्यादा कॉमन है। ये एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जो दोनों पेरेंट्स से मिले डिफेक्टिव जीन से होता है। आई थॉमसन टाइप मायोटोनिया, ये थोड़ा रेयर है और एक पेरेंट से मिले डिफेक्टिव जीन की वजह से होता है, ऑटोजोमल रिसेसिव। 3. फिब्रिलेशन एंड डीनर्वेशन हाइपरसेंसिटिविटी। स्केलेटल मसल की डीनर्वेशन यानी लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन यानी नर्व सप्लाई कट जाने की वजह से फिब्रिलेशन, फ्लैसिड पैरालिसिस और डीनर्वेशन हाइपरसेंसिटिविटी होती है। फिब्रिलेशन का मतलब है इंडिविजुअल मसल फाइबर्स का बारीक और अनियमित यानी फाइन इरेगुलर सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शंस। डीनर्वेशन हाइपरसेंसिटिविटी, नर्व सप्लाई कट जाने के बाद मसल एसिटाइल कोलिन के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से रिलीज होता है। इसे डीनर्वेशन हाइपरसेंसिटिविटी कहते हैं। 4. मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनने की वजह से होती है। इसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन द्वारा नर्व से मसल तक इंपल्सेस न भेज पाने की वजह से मसल में बहुत ज्यादा कमजोरी यानी ग्रेव वीकनेस आ जाती है। ये एक गंभीर और कभी कभी जानलेवा बीमारी है। कॉजेज, कारण। मायस्थीनिया ग्रेविस एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज यानी आईजीजी बनने की वजह से होता है। इसका मतलब है कि शरीर अपने ही एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेता है। ये एंटीबॉडीज या तो एसिटाइल कोलिन को उसके रिसेप्टर्स से जुड़ने से रोकती हैं या रिसेप्टर्स को तबाह यानी डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इसलिए भले ही एसिटाइल कोलिन नॉर्मल रिलीज हो रहा हो, वो अपना काम नहीं कर पाता। सिम्टम्स, लक्षण। इसमें सबसे ज्यादा असर गर्दन, हाथ पैर, आंख बॉल, पलकों की मूवमेंट, चबाने, निगलने, स्वॉलोइंग, बोलने और सांस लेने वाली मसल्स पर पड़ता है। मुख्य लक्षण है न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी खराब होने की वजह से धीरे और कमजोर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, स्केलेटल मसल के लंबे कॉन्ट्रैक्शन को बरकरार न रख पाना, बार बार मसल यूज करने पर बहुत जल्दी थकान होना, बाहों और पैरों में कमजोरी और थकान, ऑक्यूलर मसल्स कमजोर होने से धुंधला दिखना यानी डबल विजन और पलकों का झुकना यानी ड्रूपी इलिड्स, गले की मसल्स कमजोर होने से निगलने यानी स्वॉलोइंग में दिक्कत, बोलने वाली मसल्स की कमजोरी से स्पीच में दिक्कत, गंभीर हालत में पैरालिसिस हो जाता है और मरीज की मौत अक्सर रेस्पिरेटरी मसल्स के पैरालिसिस की वजह से होती है। ट्रीटमेंट, इसे नियोस्टिग्मीन और पिरिडोस्टिग्मीन जैसे कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स से ट्रीट किया जाता है। ये दवाएं कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को रोकती हैं जो एसिटाइल कोलिन को खत्म करता है। इस वजह से एसिटाइल कोलिन ज्यादा देर तक साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रहता है और बचे कुचे रिसेप्टर्स से जुड़ पाता है। 5. लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का एक डिसऑर्डर है जो नर्व टर्मिनल के कैल्शियम चैनल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनने की वजह से होता है, जिससे एसिटाइल कोलिन का रिलीज कम हो जाता है।
ये बीमारी अक्सर कार्सिनोमा यानी कैंसर से जुड़ी होती है, इसलिए इसे कार्सिनोमैटस मायोपैथी भी कहते हैं। इसके लक्षण मायस्थीनिया ग्रेविस जैसे ही होते हैं, पर साथ में धुंधला दिखना और मुंह सूखना भी होता है। 6. मैककार्डल डिजीज। ये एक ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, यानी मसल्स में ग्लाइकोजन का जमा होना। ये उन जीन्स में म्यूटेशन की वजह से होता है जो मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज बनाते हैं, जो ग्लाइकोजन को तोड़ने के लिए जरूरी है। मसल में दर्द और अकड़ इसके मुख्य लक्षण है। 7. माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी। ये एक वंशानुगत यानी इनहेरिटेड बीमारी है जो मसल फाइबर्स के माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनर्जी का मुख्य सोर्स है, में डिफेक्ट्स की वजह से होती है। 8. नेमेलिन मायोपैथी। ये एक पैदाइशी मायोपैथी है जिसमें मसल फाइबर्स में माइक्रोस्कोपिक बदलाव होते हैं और छोटे रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। इसे नेमेलिन रॉड मायोपैथी भी कहते हैं। इसके लक्षण मोटर एक्टिविटीज यानी हिलना डुलना में देरी और मसल्स की कमजोरी है।